हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। बट सबसे पहले इस टॉपिक को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ध्यान पे रखिएगा कि अगर हम किसी भी फर्स्ट पार्टी को जब किसी चीज़ को परचेस करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर थिंग को डील करने के लिए जब हम कोई प्रपोज़ल देते हैं और वो सेकेंड पार्टी जब उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये हमारा बनता है एग्रीमेंट। और जब इसी एग्रीमेंट को जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग जब हम रजिस्टर्ड करते हैं या जब उसको रिटर्न फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। बट अब ये ध्यान पे रखिएगा, रिटर्न फॉर्म के अलावा भी ऐसे बहुत सारे नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट 100% कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी सामने वाले पार्टी को किसी चीज़ को परचेस करने के लिए जब हम ऑफ़र देते हैं और वो हमारे ऑफ़र को अगर एक्सेप्ट कर ले तो तभी हमारा बनता है एग्रीमेंट। और इसी एग्रीमेंट को जब हम रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तब वो हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान पे रखिएगा, फर्स्ट होता है ऑफ़र और उस ऑफ़र को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी हमारा बनेगा एग्रीमेंट। और जब इसी एग्रीमेंट के बेस पर ही हमारा क्या बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान पे रखिएगा, ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। इसके अलावा हमारा सेकेंड एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा कमर्शियल एग्रीमेंट्स पे ही होता है, सोशल एग्रीमेंट में नहीं। सोशल एग्रीमेंट का मीन्स ये होता है कि अगर मैं अपने पापा से पॉकेट मनी मांगता हूँ कि पापा मुझे 100 रुपीज़ का पॉकेट मनी चाहिए और मेरे पापा मुझे प्रॉमिस करते हैं कि बेटा कल मॉर्निंग जब तुम उठोगे तो तुम्हें मैं 100 रुपीज़ पे कर दूंगा। बट जब मॉर्निंग में अगर मैं अपने पापा से पैसे मांगता हूँ और वो मुझे अगर पे ना करे या वो मुझे अगर पैसे ना दे तो मैं उनके खिलाफ़ कोर्ट में केस नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच अभी जो भी एक प्रपोज़ल और जो भी एक्सेप्टेंस हुआ है, मैंने उन्हें प्रपोज़ल दिया मुझे पैसे चाहिए और उन्होंने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे कि मैं तुम्हें पैसा मॉर्निंग दे दूँगा। बट ये जो एग्रीमेंट है दैट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। तो इसमें मैं ना ही मेरे पापा के खिलाफ़ मैं कोई केस कर सकता हूँ और ना ही मेरे पापा को मुझे आंसर देना पड़ेगा लॉ में या फिर कोर्ट में, ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट होता है। तो ध्यान पे रखिएगा, कमर्शियल एग्रीमेंट्स पे ही लीगल रिलेशनशिप होता है और जहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो मतलब दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कि अगर कोई एक पर्सन भी मिस्टेक करता है तो सेकेंड पर्सन उसके लिए लाइबल हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही एप्लीकेबल होता है। एक और एग्जांपल में अगर हम देखें तो मान लिया जाए एक पर्सन है, ये कमर्शियल एग्रीमेंट का एग्जांपल है। मान लिया जाए एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। ए यहाँ पर क्या करता है, बी के सामने एक ऑफ़र रखता है कि मेरे पास एक वॉच है जिसका वैल्यू 5000 है, क्या तुम इसको परचेस करना चाहते हो। तो बी बोलता है हाँ मैं इसे परचेस कर लूँगा। तो यहाँ पर ए क्या करता है, ए ने ये वॉच बी को दे दिया, बट बी ये बोलता है कि ये जो 5000 का जो पेमेंट है मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा। अब वो 2 दिन बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता तो यहाँ पर आंसर किसे देना पड़ेगा, लॉ के सामने बी को आंसर देना पड़ेगा। और वैसे ही अगर सेकेंड टर्म में अगर हम देखें तो मान लिया जाए ए जो है, ए अगर पैसे ले ले बी से, बट अगर ए अगर वॉच ना दे बी को, तो इस कंडीशन में यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा ए। तो ध्यान पे रखिएगा ये दोनों पार्टी में लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और इसीलिए ये जो एग्रीमेंट जो बनेगा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो ध्यान पे रखिएगा, सोशल एग्रीमेंट में कभी भी लीगल रिलेशन क्लियर नहीं होता और वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ लिमिटेशंस बना दी है कि अगर ये पर्सन जो है, कौन कौन से जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से पर्सन जो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान पे रखिएगा, मेजर, इट मीन्स जिसका एज +18 ईयर्स है वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो माइनर जो होते हैं, माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट उन एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। माइनर जो है वो बेसिकली अपना लाइफ चलाने के लिए या बहुत सारी चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट ये ध्यान पे रखिएगा अगर वो माइनर है और मान लो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है अगर किसी भी पर्सन से, तो कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकता। उसके जो पेरेंट्स है या उसका जो पेरेंट्स अगर नहीं है तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
मेजर ही पर्सन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान पे रखिएगा कि जो भी साउंड माइंड पर्सन है, साउंड माइंड का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन जिसके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है, जो सही तरीके से सोच समझ कर एग्रीमेंट करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, वो देखे क्या प्रपोजल आ रहा है, क्या एक्सेप्टेंस आ रहा है, उस बिहाफ में वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ऐसे पर्सन से अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लॉ ने क्लियर बोल दिया कि ऐसे पर्सन जो अगर अनसाउंड माइंड है, जैसे इडियट है, लोनेटिक है, ड्रंकन है, ऐसे जो पर्सन होते हैं इनसे हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एट द टाइम होती नहीं है। थर्ड है हमारा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो ध्यान पे रखिएगा, ऐसे पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया, इट मीन्स लॉ ने बोल दिया कि आप क्रिमिनल हो या आपने कुछ एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर सकते, तो ऐसे पर्सन से हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसमें ध्यान पे रखिएगा एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब होता है कि ऐसे हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, अगर मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज़ से अगर हमारा वॉर चल रहा है, जैसे चाइना से हमारा भी वॉर चल रहा था, तो चाइना जो है वो हमारे एलियन एनिमी बन गया और उससे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसके अलावा कन्विक्ट्स, मतलब ऐसे पर्सन जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया, मतलब आपके ऊपर अगर अपराध अगर यहाँ पर दायर हो चुका है कोर्ट में, कोर्ट ने बोल दिया कि आप ही अपराधी हो, आप ही ने मर्डर किया, या एवरीथिंग जो भी चीज़ है, अगर चार्ज आपके ऊपर लग चुका है, तो ध्यान पे रखिएगा आप भी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉरपोरेशन, तो ये ध्यान पे रखिएगा कंपनी जो है इंडिविजुअल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंपनी कभी भी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर ध्यान पे रखिएगा कि यही पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर इनका जो ऑपोजिट है, जैसे माइनर है, अनसाउंड माइंड है या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ऐसे पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फ्री कंसेंट। अब ध्यान पे रखिएगा, हम प्रपोजल देते हैं, सेकंड पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, उसी एक्सेप्टेंस को हम बोलते हैं कंसेंट। तो ध्यान पे रखिएगा, आपके सामने अगर मैं कोई प्रपोजल रखता हूँ, तो आपका जो भी कंसेंट या जो भी एक्सेप्टेंस आ रहा है वो हमेशा फ्री होना चाहिए। इट मीन्स वहाँ किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। कोर्शन यहाँ लिखा है, कोर्शन का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई धमका आपको ना रहा हो, या फिर कोई आपको चमका ना रहा हो, या आपके ऊपर गन पॉइंट पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहा हो। जैसे मूवी सीन्स में हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि फैमिली के मेम्बर्स को किडनैप कर लिया जाता है और सेकंड पार्टीज़ के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे पास है और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कर लो। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कभी भी वैलिड नहीं होते, और उनका जो भी कंसेंट होता है वो कभी भी फ्री नहीं होता। इसके अलावा अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो भी सहमति या आप जो भी एक्सेप्टेंस मुझे दे रहे हैं, अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर दे रहे, इट मीन्स वहाँ पर मैं अपना डिसीजन फ्रीली नहीं दे रहा, किसी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया है, इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है मेरे माइंड में, जस्ट लाइक हिप्नोटाइज। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर शादी के लिए अगर दबाव बनाया जाता है, कभी कभी अगर हमारा मन नहीं भी होता बट तब भी हमें शादी करना पड़ता है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर अनडू इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। इसके अलावा फ्रॉड है, अगर हम झूठ बोलकर किसी सामने वाले पर्सन से उसका कंसेंट ले रहे हैं तो ये भी गलत है। इसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, अगर ये दोनों एलिमेंट्स भी अगर किसी भी कंसेंट में अगर इन्वॉल्व है तो वो कंसेंट कभी भी फ्री नहीं होता। तो अब ये ध्यान पे रखिएगा कि जब भी कोई कंसेंट है वो हमेशा फ्री होना चाहिए, मतलब आपका जो भी सहमति या जो भी एक्सेप्टेंस हो उस एग्रीमेंट को करने के लिए वो हमेशा फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान पे रखिएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम किसी भी पर्सन से जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ध्यान पे रखिएगा जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमेशा वैलिड या लॉ के नज़र में वो लॉफुल होना चाहिए, वो कभी भी इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको वॉच खरीदने का कोई प्रपोजल दूँ, और अगर मेरे पास एक लैंड है वो अगर मैं खरीदने का आपको कोई प्रपोजल दूँ और आप अगर एक्सेप्ट कर लो तो दैट इज़ अ वैलिड, और इसका ऑब्जेक्ट भी क्या है, लॉफुल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम किसी को मर्डर करने के लिए अगर कोई प्रपोजल दे कि मुझे आपको किसी का मर्डर करना है या किडनैपिंग करना है और मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है किडनैपिंग या मर्डर, तो ये कभी भी लॉफुल होंगे क्या? नहीं। तो ये ऐसे जो एक्ट होता है वो कभी भी लॉफुल नहीं होता और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं हो सकते। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लॉफुल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है ये पिछले पॉइंट के इक्विवेलेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन। इट मीन्स जो भी कंसिडरेशन होगा, मतलब हमने आपको ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन होता है फ़ायदा दोनों पार्टीज़ को होता है। अगर मैं आपको लैंड बेचने का प्रपोजल दूँ और उसका वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो आप मुझे 20 लाख रुपए दोगे और उसके बिहाफ में मैं आपको लैंड दूंगा,
तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा है। मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे 20 लाख रुपए मिलेगा और आपको मेरा जो लैंड है वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जो कंसिडरेशन होता है दैट इज़ ये लॉफुल होने चाहिए। बट अगर मैं आपको प्रपोजल देता हूँ कि आपको एक लड़की को उसके शादी से उठाना है और बदले में मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ भी तो कंसिडरेशन है। बट ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर जो भी कंसिडरेशन है, यहाँ पर फ़ायदा मुझे हो रहा है कि किडनैपिंग हो रहा है और सेकंड पार्टी जो किडनैप करो उससे 2,000 रुपये मिल रहे हैं। बट ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। इट मीन्स जो दोनों पार्टीज़ को जो फ़ायदा होगा वो हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं सर्टिनिटी एंड पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये ध्यान पे रखिएगा कि अगर मैं किसी के सामने कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ, कोई प्रपोज़ल रख रहा हूँ, बट तो वो प्रपोज़ल ऐसा होना चाहिए कि सेकेंड पार्टी उस प्रपोज़ल को एक्ट में परफॉर्म कर पाए। इसका मीन्स ये होता है कि अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि आपको क्या करना है, ऊपर टेरिस में जाना है और आपको उड़ना है या फ्लाई करना है, तो ये पॉसिबल है, ये एक्ट करना पॉसिबल है? नहीं, ये एक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो एक्ट होते हैं वो हमेशा पॉसिबल होना चाहिए, मतलब जिसको मैं परफॉर्म कर पाऊँ। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक कार है और वो कार 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है और इसका वैल्यू 20 लाख है, क्या आप खरीदना चाहते हो? तो मैं तो आपको बेच दूंगा, बट वो कार 400 किलोमीटर के स्पीड से वो चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस वो कर सकता है क्या? वो पॉसिबल ही नहीं है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन का डेथ हो गया और हम अगर बाबा के पास हम जाते हैं, अगर हम किसी बाबा को बोलो कि बाबा आप इसे ज़िंदा कर दो, मैं आपको 20,000 दूंगा, तो ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है क्या? कोई पर्सन मर के ज़िंदा या जी सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान पे रखिएगा, हमेशा जो भी आप एक्ट सामने वाले के सामने जो भी आप प्रपोजल रखोगे वो हमेशा परफॉर्म होना चाहिए, ये एक्ट के थ्रू वो परफॉर्म होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि कोई इम्पॉसिबल टास्क हो। अगर मैं आपको एक वॉच सेल करूँ तो ये परफॉर्म हो सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो परफॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज़। आप ये ध्यान पे रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है उसको हमको एक रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कराना ज़रूरी है, जिसमें सेलर का भी साइन होगा, बायर का भी साइन होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि हम क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कितना उसका प्राइस है, कौन सा डेट है, और ये सब चीज़ों में हम एक स्टैम्प लगाते हैं। और स्टैम्प के अलावा भी इस पर बहुत सारे ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जिनको हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में हम बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे हम सेल्फ अटेस्टेड भी करते हैं, ताकि एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो बन जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट 100% पावरफुल या वैलिड हो जाए। तो ध्यान पे रखिएगा, जब भी किसी एग्रीमेंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट में अगर तब्दील करना है तो उसका रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स है स्टैम्प लगा होना चाहिए, ऐसे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना चाहिए। कुछ एग्जांपल अगर हम देख ले तो अगर हम किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, जैसे बिल्डिंग सेल करते हैं या किसी को कोई प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट देते हैं, तो वहाँ ध्यान पे रखिएगा वो सारी चीज़ें सेकंड पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड ही होता है। तो ध्यान पे रखिए, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बेस पर ही होता है और ऐसे होना भी चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा 9 पॉइंट। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, एन एग्रीमेंट मेड मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसका मीन्स मतलब ये है कि जो भी एग्रीमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो जो भी एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड नहीं होना चाहिए। देखिए, एक वर्ड होता है वैलिड, वैलिड मतलब जो एकदम सही, उसका ऑपोजिट होता है वॉइड। तो ध्यान पे रखिएगा, अगर मैं किसी पर्सन को ये बोलूँ कि आपको किसी का शादी में जाना है और वहाँ शादी को आपको पूरा कैंसिल करना है, या दूल्हा या जो भी दुल्हन है उसको आपको किडनैप करना है, तो ये जो मैंने प्रपोजल दिया और वो एक्सेप्ट कर ले तो एग्रीमेंट बन गया। बट ये एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही क्या है? वॉइड है। और कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। उसके अलावा अगर मैं किसी के बिज़नेस को अगर मैं बंद करता हूँ या उसको डराता धमकाता हूँ कि अपना बिज़नेस बंद कर लो, तो एवरीथिंग, ये सारे जो चीज़ होंगी, ये सारे जो एक्ट होंगे कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होंगे। तो ध्यान पे रखिएगा। इसके अलावा रेस्ट्रेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, फिर आपको दिया अनसर्टन मीनिंग्स, वेजरिंग एग्रीमेंट। तो ध्यान पे रखिएगा, अगर मैं किसी लीगल, मान लो कोई किसी का कोई लीगल प्रोसीजर चल रहा है और मैं उसके लीगल प्रोसीजर पे अगर मैं रुकावट डालता हूँ तो ये भी गलत है। इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया सर्टिनिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर मैं किसी को उड़ने बोलता हूँ या फिर चीज़ें अगर ऐसा कोई एक्ट करने बोलता हूँ जो पॉसिबल हो ही ना, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं? वो वॉइड होते हैं, कभी वो वैलिड नहीं होता। या किसी अगर मैं शर्त लगाऊं कि आज बर्फ़ गिरने वाला है, अगर बर्फ़ गिर गया तो आप मुझे 20,000 रुपये देना, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होंगे वो कभी भी वैलिड नहीं होगा।
सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने इस पूरे वीडियो में अपना जो ओन वर्ड्स है ये मैंने यूज़ किया है, ताकि आप जो स्टूडेंट्स हो ये सारे जो सेंटेंस है, ये सारे जो चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए। सो थैंक यू सो मच।